अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी रूह का वादा। खला की तस्खीर के इस अजीम दौर में शायद ही कोई इस कहानी पर यकीन करेगा। चेहरे पर लातादाद झुर्रियाँ, पोपला मुंह, आंखें जर्द, अंदर को धनसी हुई। बुड्ढे ने गर्दन उठाकर खूब गौर से काउंट हैमन को देखा, फिर करख्त लहजे में कहा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? काउंट ने बड़ी मुश्किल से समझाया कि मकान खाली होने का पता चला था, इसलिए इधर चला आया। बुढ़ा सख्त बहरा था। काउंट को चीख चीख कर अपनी बात उसके जहन में उतारना पड़ी। तब उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहा, मकान खाली नहीं और ना किराए पर दिया जा सकता है। काउंट हैमन मायूस होकर वापस जाने का इरादा कर ही रहा था कि उधेड़ उम्र एक दुबली पतली औरत नमूदार हुई। मालूम हुआ कि मालिक मकान की बीवी है। उसने एक अजीब दास्तान सुनाई। आप मकान किराए पर लेने को कहते हैं, औरत ने काउंट से कहा, मगर यहाँ रहना आपके लिए मुमकिन ना होगा। इसमें आसेब का दखल है। रातों को किसी के चलने फिरने और कहके लगाने की आवाज़ें आती हैं। मेरा खामन तो बहरा है, उसे तो कुछ सुनाई नहीं देता। खौफ से कोई नौकर भी नहीं ठहरता, सब भाग गए। मैंने बारहा अपने शोहर से कहा, ये मकान छोड़ दो, बेच दो, हम कहीं और रह लेंगे, मगर ये मानता ही नहीं। मुझे यकीन है कि अगर मैं इस मकान में कुछ अरसा और रहने पर मजबूर की गई तो यहाँ से मेरा जनाजा ही निकलेगा। काउंट हैमन ने ये बातें दिलचस्पी से सुनी। फिर औरत से पूछा, आपसे पहले यहाँ कौन रहता था? जी, वही खबीज संग की बुढ़ा मेरे शोहर के चचा थे। रिश्ते में 100 बरस का होकर मरा और उसके मरने के बाद ही तो ये मकान मेरे शोहर को मिला। मुद्दत दराज तक वो और उसका एक खानसामा इसी मकान में रहे। सुना है पिछले हिस्से के बहुत से कमरे हमेशा बंद ही रहते। ये दोनों आदमी अगले हिस्से के 2 कमरों में रहा करते थे। मगर कहानी है बिल्कुल सच और बयान ऐसे शख्स का जिसकी अपने फ़न में आलमगीर शोहरत और संद मुस्लिम है। कौन? काउंट लुइस हैमन, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर नफ्सियात और दस्त शनास। आप नहीं पहचाने काउंट लुइस हैमन को? आप क्या कोई भी नहीं पहचानता। अलबत्ता केरू के नाम से बचा बचा आशना है। केरू उसी काउंट लुइस हैमन का कलमी नाम या तखल्लुस था जिसे रूहानी अलूम, फल्कियात और कदीम मिस्री शहर से बड़ा शुगफ रहा। मौसूफ ने मशरकी ममालिक की सियाहत में अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ किया और बेशुमार अजीब अजीब चीज़ें और नवादर जमा कर लिए। कैरू दरअसल यूनानी लफ्ज़ है जिसके मैनी है इंसानी हाथ, और चूँकि काउंट हैमन दस्त शनादी के फ़न में भी माहिर था, इसलिए कैरू के नाम से शोहरत पाई। पहली जंग अजीम से कबल काउंट हैमन उर्फ कैरू ने लंदन में कुछ अरसा क़याम किया। वो ऐसे मकान की तलाश में था जो लंदन जैसे पुरहंगाम शहर के शोरो गुल से महफूज, अलग थलग पुरसकून मकाम पर हो। चुनाचा मरकज़ी लंदन में ऐसा एक मकान बिल आखिर नज़र आ ही गया। ये दरख्तों से घिरी हुई स्याह दीवारों की एक अजीम और नहायत कदीम इमारत थी, करीबन 200 साल पुरानी, जिसके गिरदो पेश खासा गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसे मालूम होता मकान मुद्दत से खाली पड़ा है। काउंट हैमन को ये मकान पसंद आया, मगर सवाल ये था कि उसे किराए पर क्यों कर हासिल किया जाए। चंद लम्हे जायज़ा लेने के बाद काउंट हैमन ने झाड़ झंकार से भरा हुआ मुक्त सिरसा कता ज़मीन तय किया और मकान के सदर दरवाजे पर लोहे की वो साल खुर्दा जंजीर खींची जो सदियों कबल ऐसी ही इमारतों में
घंटी बजाने के लिए लटकाई जाती थी। मकान के दूर अफ्तादा गोशे में घंटी बजने की हल्की सी आवाज़ काउंट हैमन के कानों तक पहुंची। चंद लम्हों बाद लकड़ी का दरवाज़ा खुला और एक कहनसाल शख्स खड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े पुराने और बोसीदा थे, उलझी हुई सफ़ेद दाढ़ी। काउंट हैमन ने तगोदू करके मकान किराए पर ले लिया और चाबी बूढ़े मालिक मकान से हासिल कर ली। उसका इरादा मकान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आरास्ता करना था। मशरक़ी ममालिक ख़ुसूसन मिस्र से जो नवादर अपने साथ लाया था, वो सब एक ख़ास तरतीब से इस मकान में सजाने का मंसूबा उसने बनाया। फ़लाँ ताबूत उस जगह रखा जाएगा, फ़लाँ शहज़ादी की मम्मी उस कमरे में अच्छी रहेगी, फ़लाँ बुत मशरक़ी राहदारी के सिरे पर लगना चाहिए और फ़लाँ मुजस्समा दरवाज़े के करीब ठीक रहेगा, वगैरह वगैरह। अब उसने पूरे मकान का घूम फिर कर जायज़ा लिया। बेशक इमारत बहुत कदीम और बड़ी मजबूत थी। गो 100 बरस की कहसन साली का उसने बज़ाहिर कोई असर कबूल ना किया था। बस दीवारों पर कहीं कहीं काई की गहरी तहें जम गई थी, या बुलंदो बाला खिड़कियों के अक्सर शीशे चटक गए, या किसी दरवाजे की चूलें ढीली हो गई थी और खोलते बंद करते वक़्त उनमें अजीब तरह की आवाज़ें निकला करती, या जब मकान की ऊंची चमनियों के सुराखों में से तेज़ हवा निकलती तो सीटियां सी बजती। काउंट ने ख्याल किया कि शायद यही आवाज़ें हैं जो मकान के मकीनों को असेब और भूत बनकर डराती हैं। इमारत के तमाम राहदारियाँ, ज़ीनों, बरामदों, गुलाम गर्दिशों और कमरों का मुआयना करने के बाद काउंट ने अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाया जिसकी फ़ज़ा पूरे मकान की फ़ज़ा से मुख्तलिफ सी महसूस हुई। छोटा सा ये कमरा मकान की निचली मंजिल के सबसे बोसीदा और पुराने हिस्से में था। कमरे के फर्श पर धूल की कई इंच मोटी तह जमी थी और ऊंची तारीक छत के कोनों और दीमक ज़दा कड़ियों पर मकड़ियों ने मुहीब जाले तान दिए थे। दीवारों का रंग बिल्कुल स्याह और शमाली जानब हाल कमरे की तरफ खुलने वाली खिड़कियों के लंबे भारी से पर्दों में जा बजा बड़े बड़े सुराख दिखाई दिए। ऐसे मालूम होता कि इन पर्दों को कीड़े तेज़ रफ्तारी से हड़प कर रहे हैं। कमरे में कोई फर्नीचर ना था। बुझे हुए आतिशदान में राख का ढेर लगा हुआ था और करीब ही लोहे की वो सलाख पड़ी थी जिससे कभी अंगारे भड़काने या राख को रीदने का काम लिया जाता होगा। काउंट हैमन कमरे में दाखिल हुआ तो यकलख्त नामालूम दहशत की लहर उसके बदन में हलकोरे लेने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। उसे एहसास हुआ कि कोई इस कमरे की फ़िज़ा में मौजूद है, मगर कौन? वो घबराकर जल्दी से बाहर निकल आया और बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद करके मुतकफ़ल कर दिया। थोड़ी देर तक काउंट हैमन पर खौफ की ये कैफियत तारी रही, फिर उसे एक नफसियाती असर समझकर नज़रअंदाज कर दिया। पूरी इमारत की सजावट और मरम्मत के लिए एक मुद्दत दरकार थी। काउंट ने रहने के लिए चंद कमरे ठीक ठाक कराने का फ़ैसला किया। चुनाचा मुतल्लिका अफराद को बुलाकर ये काम सौंप दिया। चंद दिन के अंदर अंदर 2 कमरे सामान आराइश व ज़ेबाइश से तकमील पाकर तैयार हो गए और काउंट हैमन अपने सेक्रेटरी के साथ उन कमरों में मुंतकिल हो गया। उसने तय किया कि ऊपर के कामकाज के लिए कोई नौकर ना रखा जाए। खाने और नाश्ते का इंतज़ाम किसी होटल से कर लिया जाएगा। काउंट के सेक्रेटरी का नाम परकिंस था। वो यॉर्कशायर का रहने वाला नहायत मजबूत, नडर और तवाना आदमी था। मुख्तलिफ मुल्कों में अपने आका के साथ सियाहत पर जा चुका था। आदमी हर तरह काबिल एतमाद और वफादार। उसकी मौजूदगी में दरअसल किसी और मुलाजम की ज़रूरत भी ना थी।
वक्त पड़ता तो परकिंस नाश्ता और खाना पकाना भी जानता था। काउंट ने उस कदीम इमारत में मुंतकिल होने के बाद बरकी रोशनी का एहतमाम किया। यहाँ के माहौल में फैली हुई सदियों पुरानी तारीकी दूर हुई और फिज़ा किसी कदर साफ साफ और बेखतर महसूस होने लगी। ये अलग बात कि बरकी रोशनी के बायस बाद अशिया के साए मज़ीद बेहानक दिखाई देने लगे। पहले रोज़ काउंट और उसका सेक्रेटरी परकिंस रात 10 बजे खाने से फारग होकर मकान में वापस आए। काउंट की हदायत पर परकिंस ने एक एक दरवाजे और एक एक खिड़की का मुआयना किया कि खुली तो नहीं रह गई। उस तरफ से मुतमिन होने के बाद बरकी रोशनी बंद कर दी और शबबाशी के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। काउंट हैमन सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ने का आदी था। चुनाचा बिस्तर पर लेटकर उसने बरकी लैंप रोशन किया और इल्मे फल्कियात से मुतल्लक एक कदीम महफूते का मुताला करने लगा। गिरदो पेश में मुकम्मल खामोशी तारी थी। लंदन के ट्रैफिक का शोर उस हिस्से में बमुश्किल पहुंच पाता। काउंट के थके हुए असाब के लिए ये खामोशी बेहतरीन नेमत थी। उसने अजीब तरह की ठंडक अपने दिलो दिमाग में महसूस की। इस एहसास के साथ ही उसे नींद आने लगी। उसने बरकी लैंप बुझा दिया और चित लेटकर आंखें बंद कर लीं। अभी वो गनूदगी की इंतहाई हदों तक ना पहुंचा था और सरीहन अपने होशो हवास में था कि मकान के अंदरूनी खामोशी को चीरती हुई एक अनोखी आवाज़ उसके कानों में आई। वो हड़बड़ाकर उठा और उस आवाज़ पर कान लगा दिए। चंद लम्हों बाद ये आवाज़ दोबारा आई, जैसे किसी ने कमरे का दरवाज़ा चुपके से खोला और बंद कर दिया हो। ये आवाज़ निचली मंजिल में मकान के दूर आफ्तादा और सबसे कदीम हिस्से की जानिब से आई थी। काउंट के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो उसी तरह बेहिस्सो हरकत अपने बिस्तर में बैठा रहा। दफतन उसने निचली मंजिल के फर्श पर किसी को चलते हुए सुना। उसके निपे तले कदमों की आवाज़ बराबर काउंट के कानों में आ रही थी। फिर ये आवाज़ और करीब आई और करीब, और उसके बाद उस नामालूम हस्ती ने सीढ़ियों पर कदम रखा। आवाज़ और नुमायां हो गई। कोई आहिस्ता आहिस्ता कदम धरता हुआ ऊपर आ रहा था, दूसरी मंजिल में, उस तरफ जिधर काउंट हैमन और उसके सेक्रेटरी परकिंस की ख्वाब गाहें थी। दहशत से काउंट की पेशानी पर पसीने के कतरे फूटने लगे और हाथों की कपकपाहट नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने परकिंस को आवाज़ देने के लिए अपने होंठों को जुम्बश दी, मगर हलक से आवाज़ ही ना निकली। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और बरकी लैंप रोशन करने के लिए स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर ये सोच कर रुक गया कि आने वाले की तवज्जो रोशनी की तरफ मबजूल हो जाएगी। वो रोशनी जो दरवाजे की निचली दरज में से नज़र आ सकती है। कदमों की पुरइसरार आवाज़ ठीक उसके कमरे के दरवाजे पर यकलख्त पहुंचकर थम गई। काउंट ने ख्याल किया कि बदरूहें या असेब इस तरह नहीं आया करते। ये ज़रूर कोई आदमी है, इस दुनिया की मखलूक। ये ख्याल आते ही वह बिस्तर से उठा और आतिशदान के करीब रखी हुई लोहे की वजनी सलाख हाथ में पकड़ ली। मगर ये क्या, दरवाज़ा हिला, पहले आहिस्ता से फिर बहुत ज़ोर से, जैसे जलजला आया हो। उसके बाद गहरी खामोशी, जिसमें काउंट अपने दिल के धड़कने की सदा बाखूबी सुन सकता था। फिर यकलख्त दस्तक की आवाज़, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को थपथपा रहा हो। काउंट के हाथों में जमी हुई लोहे की वजनी सलाख राशि के बायस छूटकर कालीन पर गिर गई। अब बुढ़े मालिक मकान की बीवी से सुनी हुई बातें उसे याद आईं। क्या वाकई ये कोई असेब है? उसने जल्दी से बरकी लैंप का बटन दबा दिया। कमरे में तेज रोशनी फैल गई। रोशनी ने उसके कल्ब को किसी कदर तकवीत दी। उसने कालीन पर गिरी हुई
लोहे की सलाख दोबारा उठाई और एक अज़म के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी जिंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़यात आए थे, बल्कि इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज, पुरइसरार और हैबतनाक, और वो उन सब से अच्छी तरह निमट चुका था। चुनाचा कोई वजह ना थी कि वो खौफ खाता। दस्तक की आवाज़ एक बार फिर बुलंद हुई। दूसरे ही लम्हे काउंट ने आगे बढ़कर बाएं हाथ से दरवाजे की जंजीर हटा दी और एक झटके से दोनों को उड़ खोल कर दिए। बरामदा वीरान और सुनसान पड़ा था। वहां दूर दूर तक कोई न था। काउंट ने दाएं बाएं खूब गौर से देखा। किसी जी रूह के आसार तक न थे। हर तरफ गहरी खामोशी और जानलेवा सन्नाटा मुसल्लत था। दहशत की एक नई लहर उसके बदन में दौड़ गई। वो पत्थर के बुत की मानद खामोश खड़ा दरवाजे को तक रहा था। यकायक उसके सर के ऐन ऊपर दरवाजे की चौखट के पास वैसी ही आवाज़ फिर बुलंद हुई, जैसे कोई चौखट को खटखटा रहा हो। ये आवाज़ उसके इतनी करीब थी कि काउंट के हलक से खौफ के मारे हल्की सी चीख निकल गई। उसने झपट कर दरवाज़ा धमाके से बंद किया। ऐसा धमाका कि जिसकी आवाज़ से पूरी इमारत गूंज उठी। दरवाज़ा बंद करके उसने जंजीर चढ़ा दी और अपने बिस्तर में आकर बैठ गया। उसका बदन पूरी तरह कांप रहा था। वो सारी रात उसी तरह बिस्तर पर बैठा बंद दरवाजे को तकता रहा, मगर फिर कोई आवाज़ ना आई। बरकी लैंप तमाम रात जलता रहा और जब मशरिक़ की उफ़क़ की रोशनी खिड़कियों के रोशनदानों से खेलने लगी तो काउंट ने अपनी जेबी घड़ी पर वक़्त देखा। सूरज निकलने ही वाला था। पूरी रात आंखों में कट चुकी थी। उसने लैंप बुझाया और बिस्तर पर आराम से लेट गया। उसने सोचा कि अगर वाकई इस इमारत में कोई बदरूह है तो ज़िंदगी मज़े से गुजरेगी। वो चूंकि माहिर नफ्सियात था, उसने सोचा कि यह भी तो मुमकिन है कि ये सब मेरे तसव्वुरात हो, ख्यालात की शोभदागरी हो। ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। हम जिन चीज़ों के बारे में सुनते हैं, ख्वाह वो फर्जी हों, मगर हम उन्हें देख भी सकते हैं। शाऊर और लाशऊर की दुनियाएं बेइंतहा वसी हैं। और फिर जब नाश्ते के लिए वो और उसका सेक्रेटरी शहर के अंदरूनी हिस्से में वाक़या एक रेस्तुरां में गए और मेज़ पर बैठे तो परकिंस ने छूटते ही कहा, जनाबे वाला, रात आपने वो आवाज़ें सुनी थी जैसे कोई शख्स मकान के गिर्द घूम फिर रहा हो या दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा हो। ये मेरा वहम हरगिज़ नहीं हो सकता और ना ये कोई ख्वाब था। मैंने ऐन बेदारी के आलम में आवाज़ें सुनी, अपने कानों से सुनी। कहिए आप क्या फरमाते हैं? तो ये वहम हरगिज़ नहीं था और ना इंसानी शऊर या लाशऊर की शोभदागरी, काउंट हैम ने सोचा। परकिंस ने भी वैसी ही आवाज़ें सुनी थी जो मेरे कानों तक पहुंची। बेशक मैंने भी ऐसी ही आवाज़ें सुनी थी, काउंट ने इकरार किया। ये सुनकर परकिंस का रंग फक हो गया। उसने नवाला वापस प्लेट में रखते हुए कहा, जनाबे वाला, मैं इन भूतों से आजिज़ आ चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं रात कहीं और जाकर सो जाया करूँ। इस तरह ज़िंदगी हराम करने का फ़ायदा। काउंट के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने कहा, परकिंस, तुम बुज़दिल होते जा रहे हो। भला बदरूहें हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं? हम उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात से 2-4 रह चुके हैं। मिस्र की मुहिमें याद करो। 3000 साल पहले की मिस्री शहजादी का वो कटा हुआ हाथ तुम अब तक ना भूले होगे, जो मुझे एक अरब शेख ने दिया था और जिसके भयानक करिश्मे हम दोनों ने अपनी आंखों से देखे हैं। ये मकान तो हम ले चुके और इसकी आराइश पर खासा रुपया भी सिर्फ हो चुका। अब यहाँ से भागना बेवकूफ़ी होगी। क्या ये मुमकिन नहीं कि इस बदरूह से किसी तरह दोस्ती कर ली जाए, हम भी यहाँ रहें और वो भी रहे? परकिंस ने हैरत से काउंट को देखा और बड़ी मुश्किल से गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला, जनाबे वाला, ये मकान हरगिज़ रहने के काबिल नहीं। मालिक मकान से कहिए कि वो किराया वापस करे और हम अपना सामान यहाँ से उठाएं।
और अगर वो किराए की रकम वापस ना करे तो कानून का सहारा लीजिए। बाकी रहा बदरू से दोस्ती करने का ख्याल, तो मैं क्या अर्ज करूं, ऐसा अनोखा ख्याल जनाब ही के जहन में मुबारक में आ सकता है। आज तक मैंने नहीं सुना किसी इंसान ने बेहोशो हवास बदरू से दोस्ती पैदा की हो। मालिक मकान से किराया वापस नहीं लिया जा सकता, काउंट ने कहा। उसकी बीवी ने मुझे पहले ही बता दिया था मकान में कुछ गड़बड़ है, लिहाजा उनका कोई कसूर नहीं और ना उन्होंने हमें धोखे में रखा। मुझे बहरहाल मकान पसंद है और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, बल्कि यूं कहो कि उस वक़्त तक जाना नहीं चाहता जब तक इस आसेब का मुअम्मा हल ना कर लूँ। ख्वाह ये मुअम्मा हल करने में खुदा ना ख्वास्ता हम में से किसी एक की जान जाती है। उस जुमले पर काउंट हैमन हंस पड़ा। इत्मीनान रखो परकिंस, आज तक किसी आसेब ने इंसान को कत्ल नहीं किया। परकिंस ने जब देखा कि उसका आका मकान छोड़ने का इरादा नहीं रखता तो तूहन कराहन उसे भी साथ देना पड़ा। रात हुई तो वो भी अपनी ख्वाबगाह से उठकर काउंट ही के कमरे में आ गया। उन्होंने फैसला किया कि ये रात आरामदा कुर्सियों पर जाकर गुजारी जाए। उन्होंने आतिशदान में आग रोशन कर दी और ढेर सारी लकड़ियां झोंक दी ताकि आग बराबर जलती रहे। उसके बाद उन्होंने तेल से जलने वाला चूल्हा करीब ही रख लिया। उम्दा कहवे का डब्बा अपने थैले से निकाला और चूल्हा जलाकर पानी की केतली चढ़ा दी। नींद को भगाने के लिए गर्म और खुश्क कहवे से बेहतर कोई और चीज़ नहीं। आसीब से दो दो हाथ करने के लिए उन्होंने अपने दाएं बाएं आतिशदान में आग कुरीदने की आहनी सलाखें रख ली थी। अगरचा काउंट को यकीन था कि इन सलाखों से काम लेने की ज़रूरत ना पड़ेगी। उन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी से खासा इत्मीनान था। कमरे के अंदर बरकी बल्ब रोशन था और दूसरे हिस्सों में रोशनी के लिए जो बल्ब लगाए गए थे उन्हें जलाने की ज़रूरत महसूस ना की गई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। मकान में हैबतनाक खामोशी और तारीकी छाई हुई थी। ये दोनों भी चुपचाप बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। ठीक 12 बजे निचली मंजिल में किसी दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों आदमियों ने जल्दी से लोहे की सलाखें हाथों में थाम ली और संभल कर बैठ गए। फिर उन्होंने सुना कि कोई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर कदम रखता हुआ ऊपर आया। बिलाशुबा ये कदमों की आवाज़ थी। ये आवाज़ काउंट हैमन के कमरे के बाहर आकर रुकी। फिर दरवाज़ा जुम्बश में आया, जैसे उसे कोई धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहा हो, और उसके बाद 3 बार दस्तक दी गई। ये दोनों दम साधे बैठे रहे। फिर बाहर बरामदे में लगा हुआ बिजली का स्विच दबाने की आवाज़ आई। यकीनन बाहर का बल्ब जलाया गया था। जनाब, मैं शर्त लगाता हूँ भूत हरगिज़ नहीं है, परकिंस ने दबी आवाज़ में कहा। भूत कभी मकानों में लगे हुए बरकी कमकों के स्विच नहीं दबाया करते। वो तो रोशनी से भागते हैं और तारीकी को महबूब रखते हैं। ये भूत हरगिज़ नहीं, मालूम होता कोई उचक्का है। मैं अभी इस बदमाश का सर तोड़ता हूँ। ये कहकर वो उठा और दरवाज़ा खोल दिया। फिर उसने लोहे की सलाख इस अंदाज में उठाई जैसे मतवक्का हमले का जवाब देना चाहता है, मगर बरामदा तो सनसान पड़ा था। बाहर का कमकमा रोशन होने से हर तरफ उजाला फैल गया था। सीढ़ियाँ साफ नज़र आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी ना था। आसपास कहीं ऐसी जगह भी ना थी इंसान तो एक तरफ बिल्ली का बच्चा भी छुप सके। फिर ये क्या इसरार है? परकिंस की आंखें खौफ से उबलने लगी और उसका वो हाथ बुरी तरह लर्ज उठा जिस हाथ में उसने आहनी सलाख पकड़ रखी थी। खुदा की पनाह, यहाँ तो कोई नहीं। मगर देखिए, हाल कमरे की बत्तियां भी जल रही हैं, हालांकि हमने ये बत्तियां हरगिज़ नहीं जलाईं। मैं कहता हूँ कि ज़रूर इस मनहूस मकान में कोई मौजूद है जो हमसे शोबदेबाजी कर रहा है। परकिंस हाँफते हुए बोला। आओ नीचे चलें, काउंट ने खौफ दूर करने के लिए ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा।
تعجب ہے اگر یہ کوئی بھوت ہے تو اسے برقی کمکمیں روشن کرنے سے بھلا کیا ملے گا؟ پرکنس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔